हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू PWG क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर जो क्लास 10 मैथमेटिक्स का पहला टॉपिक है। आइए हम जानते हैं रियल नंबर्स किसे कहते हैं। तो जितने भी नंबर्स होते हैं इमेजिनरी नंबर को छोड़कर वो सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करें √2, ये भी रियल नंबर्स में आएगा। 1 ये भी रियल नंबर में आएगा। -1/2 ये भी रियल नंबर में आएगा। या हम बोलेंगे पाई, ये भी रियल नंबर में आएगा। यानी कि जितने भी नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, एक्सेप्ट इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो क्या नहीं होते, वो रियल नंबर्स नहीं होते। इमेजिनरी नंबर्स को हम अनरियल नंबर भी बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को हम क्या बोलते हैं? अनरियल नंबर्स भी बोलते हैं। तो रियल नंबर्स, सारे नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर आ जाते हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो चाहे वो होल नंबर हो। जैसे हम बात करें 0, तो ये भी क्या हो जाएगा? रियल नंबर। 0 भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। ठीक, तो अगर हम रियल नंबर्स का अगर हम टेबल बनाएं या रियल नंबर्स में क्या क्या आते हैं, तो अगर हम बात करें कि दिस इज रियल नंबर, अगर हम बात करें, अगर नंबर का हम क्लासिफिकेशन करें कि ये हमारा, अगर ये हमारा नंबर्स हैं, ठीक, तो नंबर्स हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहला होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर में कौन से नंबर आते हैं? तो जितने भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर होते हैं सारे कौन से नंबर आएंगे? इमेजिनरी नंबर। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्लास 11-12 में इमेजिनरी नंबर का कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर है, बट 10th तक जो भी ये रूट के अंदर माइनस वाले नंबर होंगे उसको हम इमेजिनरी नंबर के अंदर रखेंगे। इनको हम सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे रूट के अंदर हम कुछ भी लिख दें, ये सारे क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे। और रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर के अंदर सारे नंबर्स आ जाएंगे, चाहे फिर वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, या फिर इंटीजर्स हो, या फिर फ्रैक्शंस हो, या फिर रेशनल नंबर हो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर अपने ही चैप्टर में। इसी में आगे हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इर्रेशनल नंबर पढ़ेंगे किसको कहते हैं, या फिर इर्रेशनल नंबर हो, या फिर डेसिमल नंबर्स हो। तो ये सारे नंबर्स मिला के हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। यानी सारे नंबर्स को हम रियल नंबर्स बोलेंगे, रियल नंबर के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं। अच्छा, ये सब जो मैं इसमें नोट डाउन कर रहा हूँ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो मेरा नोट्स है मैं जैसे ही भी पढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ साइड में ही आपको अभी मेरा नोट्स फिर दिखता जाएगा, जिसको आप पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी पे। तो आइए हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। जैसे हम काउंट करते हैं ना 1 2 3 4, जैसे हमको कोई भी किसी की अगर हमको बताना हो कि यहाँ पर कितने लोग हैं, हम बोलेंगे कि 5 मेंबर्स हैं या 10 लोग हैं इस कमरे में, तो वो क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर्स हम ऑल काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश इनफिनाइट तक क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अब अगर हम नेचुरल नंबर अभी पूरा नहीं है, जब हम इस नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर दें तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। जैसे होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 4 से कहाँ तक? इनफिनाइट तक। यानी अगर हम बात करें कि सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते हैं, बट सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब आते हैं हम इंटीजर्स में। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि -इनफिनाइट टू +इनफिनाइट। इसका मतलब कि अगर हम नेचुरल नंबर और होल नंबर में निगेटिव नेचुरल नंबर को शामिल कर दें, यानी -2 -3 -5 ऐसे नंबरों को भी नेचुरल और होल नंबर में शामिल कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो
इंटीजर्स कहलाएंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनाइट डैश, यहाँ पर -2 -1 0 1 2 कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक। तो ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर या किसी भी होल पार्ट का हमको पार्ट शो करना हो, जैसे मान लो यहाँ पर मान लीजिए क्या नाम है, एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हमने यहाँ से डिवाइड कर दिया तो हमने क्या बोला कि हमने इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। हाफ का मतलब जैसे मान लो हमने ये कर दिया शेडेड पार्ट, तो हम ये पूरे पार्ट का क्या शो कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिख दिया 1/2। तो इस पूरे सर्कल का यानी होल सर्कल का हम हाफ पार्ट यानी एक पार्ट शो कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। तो ये जैसे ये फ्रैक्शन होते हैं 1/2 1/3 ऐसे करके ये क्या होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन में एक चीज और जानने का रहता है कि जो फ्रैक्शन होता है, जो फ्रैक्शन रेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में, वो हम देखे ले रहे हैं। फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में जो बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि दोनों p/q के फॉर्म में होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन हो या रेशनल नंबर हो, दोनों किसके फॉर्म में होंगे, p/q के फॉर्म में होंगे। यहाँ q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो हम देख लेते हैं पहले। अच्छा, यही देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, यहाँ हमने लिख दिया 12/0, इसका क्या होगा, या फिर हमने लिखा 0/0, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब ये हमने डिवाइजर बोले या डिनोमिनेटर में हमने 0 रख दिया, तो अब यहाँ 0 क्यों नहीं हो सकता, कभी आपने सोचा है। तो अच्छा, 0 का टेबल सभी को आता होगा। चलो इस वाले में हम क्या देखेंगे कि 0 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 12 कितने बार में आएगा, सब लोग पढ़ें। 0 1 जा क्या होगा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। 0 के टेबल में चाहे जितने बार में हम पढ़े उस क्या आएगा, 0 ही आएगा, कभी 12 नहीं आएगा। इसका मतलब हम कहेंगे कि 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 0। इसलिए इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, अनडिफाइंड। क्या होता है, अनडिफाइंड। और जब हम बात करेंगे 0/0 की, 0 तो इसमें क्या होता है, 0 का टेबल पढ़ेंगे और हर बार में क्या देखेंगे, 0 आएगा। 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि इसकी कोई एक वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इसकी कितनी वैल्यू है, इन्फिनाइट वैल्यू पॉसिबल है। इसलिए हम इसका क्या कहेंगे, 0/0 क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ठीक, समझ में आया कि 0 हम डिनोमिनेटर में क्यों नहीं रखते हैं। आइए हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर का डिफरेंस अच्छे से समझते हैं। जो फ्रैक्शन नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं और रेशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में होते हैं। फॉर्म तो इनका दोनों का सेम होता है, बट जो बेसिक डिफरेंस होता है यहाँ पर जो p और q जो बिलोंग करेगा वो होल नंबर पे करेगा। किस पर करेगा, होल नंबर को। और जो यहाँ पर p एंड q बिलोंग करेंगे वो किस पर करेंगे, इंटीजर्स पर करेंगे। q इज नॉट इक्वल टू 0 दोनों में रहेगा। फ्रैक्शन में भी q 0 नहीं हो सकता और रेशनल नंबर में भी q 0 नहीं हो सकता। अगर एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने लिखा 1/2 या लिखा 2/3 या 8 11/6, ये सभी क्या हैं, फ्रैक्शंस हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 और 2 या हम यहाँ 2 और 3 देख रहे हैं, सभी क्या है, होल नंबर है। डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता और न्यूमरेटर में 0 हो सकता है। और जब हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो 1/2 तो रेशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम यहाँ इसकी डिफिनीशन देखेंगे तो जो q है वो क्या हो सकता है, इंटीजर्स होता है। तो जो 1 होगा और 2 है ये क्या है, इंटीजर्स हैं, ये भी रेशनल नंबर हुआ। 2/3 ये भी रेशनल नंबर है। अगर हम बात करें -1/2 तो -1 इंटीजर हो गया, 2 भी इंटीजर है, क्योंकि इस रेशनल नंबर के डिफिनीशन में जो p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और जैसे यहाँ पर हम -1 -2 ये ऐसे एग्जांपल लिख दिया, तो यहाँ -1 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है। हमने 22/7 लिख दिया, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में
जो कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि जो p और q होल नंबर होते हैं और जो रेशनल नंबर में होंगे, जो ये p और q दोनों जो बिलोंग करेंगे वो इंटीजर्स को होल करेंगे। ठीक, आइए हम देखते हैं अब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस। रेशनल तो अब हम जान गए किसे बोलते हैं, इरेशनल भी हम देखते हैं किसे बोलते हैं। अभी हमने बताया कि रेशनल नंबर जो है p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, तो ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। बट ऐसे नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अगर मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखूं तो इसका तो मैं लिख दूंगा p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे, और पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0। ये किसकी डिफिनीशन हो गई, रेशनल नंबर की, कि p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया और p और q इंटीजर हो गया और q जो है 0 नहीं होगा। और जब हम यहाँ इरेशनल की बात करेंगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं बिलोंग करेगा, कि डज नॉट बिलोंग टू p बाई क्यू फॉर्म। अब हम आते हैं रेशनल नंबर की दूसरी डिफिनीशन समझते हैं। ये तो हमने बेसिक डिफिनीशन समझा, जैसे इसका एग्जांपल हम देख चुके हैं, एग्जांपल 1/2 -1/2 -2/3 एक्सेट्रा। और जो इरेशनल नंबर का एग्जांपल है, जैसे हम रूट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो सब क्या होंगी, इरेशनल नंबर होंगी। और पाई भी हमारी कैसी है, इरेशनल नंबर है। अब हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर इन द टर्म्स ऑफ डेसिमल फॉर्म। डेसिमल फॉर्म के टर्म में जो रेशनल नंबर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, या तो ये पहला टर्मिनेटिंग होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होंगे, या फिर ये कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। और जब कोई चीज टर्मिनेट नहीं होगी, जब कोई डिवाइड करेंगे हम वहां टर्मिनेट नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग होंगे। और वही जब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे तो इरेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग होंगे। इरेशनल नंबर कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। जब हम टर्मिनेट की बात करें तो टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम एग्जांपल समझते हैं 12 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 जो है 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे रहा है, 2 6 जा 12, यहाँ कोई रिमाइंडर या कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि कट नहीं रहा है, पूरा पूरा ये डिवाइड कर दे रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे कि 12 जो है टर्मिनेट हो गया 2 से, पूरा पूरा कट गया। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में कैसा होता है, जैसे हम यहाँ 1/3 लिखे हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.3333, ऐसे ऐसे आता रहेगा। यानी ये क्या होगा नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा और कैसा है, रिपीटिंग है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0.3 बार में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग के फॉर्म में या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग के फॉर्म में। जब हम इरेशनल की बात कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है प्लस नॉन रिपीटिंग होता है। तो जैसे हम यहाँ एग्जांपल देखें, कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा डेसिमल वो क्या हो, रिपीट ना हो, हर बार नया नंबर आए, ऐसे ही चलता जाए, जो नंबर कभी भी रिपीट ना हो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा, और उसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ दिया 1 0 0 1 1 1 0 2, ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं, डीपली देखते हैं कि टर्मिनेटिंग तो समझ में आ गया कि पूरा पूरा टर्मिनेट होगा। हम यहाँ पर देखेंगे टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग के बीच में देखेंगे कि कैसे कौन से नंबर टर्मिनेट होते हैं और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और ये जो मैं समझा रहा हूँ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये मत लिखिए, यहाँ साइड में आपको मेरा नोट्स दिख रहा होगा, उससे आप पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट्स कर सकते हैं और पूरा स्टार्टिंग से आप नोट बना सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे जो p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर, यानी कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होंगे और कौन से
नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। अगर इफ Q इज बिलोंग टू प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5, प्रोडक्ट ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन P by Q इज अ टर्मिनेटिंग। P by Q क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12/20, इसको हम ब्रेक करेंगे। 12/2 इंटू 2 इंटू 5, 12/2 की पावर 2 इंटू 5। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो डिनोमिनेटर है जो Q है वो किसको बिलोंग कर रहा है? 2 की पावर m इंटू 5 पावर n को। इसका मतलब 12/20 कैसा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और जब हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे, इफ Q इज डज नॉट बिलोंग टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, देन P by Q इज अ नॉन टर्मिनेटिंग। P by Q क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। इसका मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी प्राइम नंबर हो जाए तो वो रेशनल नंबर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। एग्जाम्पल देख लें। अगर हमने ले लिया 28 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 13, 2 इंटू 13 ले रहे हैं। कोई भी नंबर मैं रैंडमली ले रहा हूं। तो यहां पर हम देखेंगे 2 के अलावा कोई और नंबर है, इसका मतलब हम क्या कहेंगे? ये नंबर जो है, यानी यहाँ पर जो 28/26 है, ये कैसा होगा? ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। जैसे अगर हम यहाँ पर 2/7 की बात करें, यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है? ना तो 2 है ना तो 5 है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसको पूरा डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लग गया। 7 2 जा 14, 6 कैरी आया। 7 8 जा 56, 4 कैरी आया। 7 5 जा 35, 5 कैरी आया। 7 7 जा 49, 1 कैरी आया। 7 1 जा 7, 3 कैरी आया। देन 7 4 जा 28, 2 कैरी आया। फिर 7 2 जा 14। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? 6 नंबर बाद 0.285714 बार ये जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? रिपीट होने लगेगा। यानी ये कैसा नंबर होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये चलता जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। होप आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। व्हाट इज प्राइम नंबर? ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हों। कितने फैक्टर हों? 2 फैक्टर। पहला होगा 1 और दूसरा होगा इटसेल्फ। जैसे कि मैं सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 2 है, ये इकलौता इवन प्राइम नंबर भी है। इवन केवल एक ही है प्राइम नंबर 2, और ये सबसे स्मॉलेस्ट भी है। और जो 3 है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है, ये ऑड प्राइम नंबर है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। चलिए, तो प्राइम नंबर जो होता है उसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, 1 और 4, वो नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। कहां से स्टार्ट होता है? 2 3 5 7 11 13 17 19, ऐसे जो नंबर होते हैं वो क्या होते हैं? सारे नंबर प्राइम नंबर होते हैं। इन सभी के केवल 2 फैक्टर होते हैं, या तो ये खुद से कटेंगे या फिर ये 1 से कटेंगे। सॉरी। अब हम देखेंगे ट्विन प्राइम नंबर किसे कहते हैं। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे पेयर होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस क्या होता है? 2 का होता है। अ पेयर विच हैज
डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस ऑफ 2। जैसे कौन कौन से पेयर हैं आपको यहां से दिख रहा होगा, तो पहला पेयर तो यही हो जाएगा 3 5, ये पहला पेयर हो गया ट्विन प्राइम नंबर का। दूसरा क्या दिख रहा है? 11 13। फिर क्या दिख रहा है? 17 19। फिर क्या होगा? 29 31। ऐसे एक नंबर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम नंबर ऐसे पेयर को बोलते हैं जिसके बीच कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1 होता है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जैसे हम ले लें 12 एंड 13, इनके बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। जैसे हम ले लें 3 एंड 4, इनके बीच में भी कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्राइम नंबर को हम कैसे पहचाने कि प्राइम नंबर कोई प्राइम नंबर है कि नहीं। अगर हम कोई प्राइम नंबर देंगे तो उसको हम कैसे जानेंगे वो प्राइम नंबर है कि नहीं। चलिए हम वो सीखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कौन से नंबर प्राइम नंबर होते हैं, और जो प्राइम नहीं होंगे वो नंबर क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ऐसे नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, 1 होता है, इटसेल्फ होता है, और कोई और होता है, वैसे वो नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि हम ले लें यहाँ पर 16, तो इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 4 भी है, 8 भी है, 16 है, यानी इसके कितने? मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब हम चेक करेंगे कि कौन से नंबर प्राइम होते हैं और कौन से कंपोजिट होते हैं। तो मान लीजिए हम पहला नंबर ले रहे हैं 131, इसको हमको चेक करना है कि ये प्राइम है या कंपोजिट है। तो इसका जो मेथड होता है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो 131 नंबर दिया गया है उससे जस्ट ग्रेटर देन, इससे जस्ट ग्रेटर देन स्क्वायर वाला नंबर देखते हैं। जैसे हम 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, ऐसे ही हम इससे जस्ट ग्रेटर देन स्क्वायर वाला नंबर देखेंगे। जैसे अब हम हमको 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121, ये तो इससे छोटा है। इसके बाद 12 का स्क्वायर ये क्या होता है? 144। तो इस नंबर से जिस नंबर को हमको पता लगाना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं, तो हम क्या लेते हैं कि उस नंबर से जस्ट ग्रेटर देन हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12 स्क्वायर। उसके बाद हमको पता चल गया कि हमारे पास कौन सा नंबर आ गया? 12 का स्क्वायर, यानी 144 से छोटा है। तो जो हमको चेक क्या करना होगा? हमको ऐसे प्राइम नंबर चेक करने होंगे जो 12 से छोटे होंगे, यानी हम उनकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे कि 131 को डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते होंगे डिवाइड तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, और अगर नहीं करते होंगे तो वो कैसे नंबर होंगे? वो प्राइम नंबर होंगे। तो अब 12 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं बताइए? 12 से छोटे कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा। यही नंबर तो होंगे, सॉरी ये क्या होंगे? प्राइम नंबर होंगे। तो अब इससे हम इससे डिविजिबिलिटी चेक कर ले रहे हैं। 2 से क्या जाएगा? 131 नहीं जाएगा, 1 प्लेस में क्या है? 1 है। अब हम 3 से चेक करते हैं, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सम ऑफ ऑल डिजिट। 1 + 3 4 हुआ, 4 + 1 5, 5 3 से नहीं जाएगा, इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा 131। 5 से चेक करते हैं, तो 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? 1 डिजिट में 0 या 5 होना चाहिए, यहाँ तो 1 है, ये भी नहीं जाएगा। अब 7 से चेक किए ले रहे हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना आपको सबको? जो 1th डिजिट है उसका हमको ट्वाइस कर देना है। तो 1th डिजिट यहाँ पर क्या है? 1 है, इसका हम ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 जा 2 हो जाएगा। 13 से 2 घटा देंगे, जो इधर बचता है उससे रिमेन क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। 13 से 2 माइनस करेंगे, आएगा 11। फिर हम चेक कर लेंगे क्या 11 7 से डिवाइड है? नहीं डिवाइड है, इसका मतलब 131 7 से भी नहीं डिवाइड होगा। अब हम 11 से चेक करेंगे, 11 से भी ऑड इवन प्लेस वाला रहता है, 1 + 1 2, इधर हो गया 3, 3 से माइनस करेंगे 2, 1 आएगा, 1 डिवाइड नहीं 11। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो हमने यहाँ फाइंड किए 12 से लेस देन प्राइम नंबर, उससे ये 131 डिवाइड नहीं है। इसका मतलब 131 क्या हो जाएगा? इज अ प्राइम नंबर। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा ले ले? 89 ले लें। चलिए 89 ले रहे हैं।
अब 89 से जस्ट ग्रेटर देन स्क्वायर कौन सा होगा? 9 का स्क्वायर 81 होगा, 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। तो यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर ले रहे हैं। फिर जो ये हमें एक नंबर मिल गया 10, तो हम यहाँ क्या करेंगे? 10 से छोटे प्राइम नंबर ले लेंगे। कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7। अब इससे डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे 89 की। 2 से डिवाइड होगा 89, क्योंकि वन प्लेस में क्या है? 9 है, नहीं होगा। 3 से 9 + 8 17, 17 3 के टेबल में नहीं आता, डिवाइड नहीं होता, नहीं होगा। 5 का भी नहीं होगा, 0 और 5 होना चाहिए, भी नहीं होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब 89 हमारा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। 89 कैसा नंबर है? हमारा प्राइम नंबर है। तो इस मेथड से आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा कंपोजिट नंबर है। यहाँ पर अगर हम आप कह रहे होंगे कि सर आपने तो प्राइम नंबर का एग्जांपल बताया, कोई भी अल्टरनेट कंपोजिट नंबर का एग्जांपल बताइए। तो वैसे भी आपको पता है मोर देन 2, अगर मैंने एग्जांपल ले लिया 1 और 2 ऐसे समझाने के लिए 1 1 2, तो वैसे भी आपको पता है 2 से डिवाइड हो जाएगा, वो कंपोजिट हो जाएगा। बट आपके समझाने के लिए हमने क्या लिया? 1 1 2 से जस्ट ग्रेटर देन स्क्वायर क्या है? 11 का स्क्वायर है। इससे छोटे नंबर क्या आएंगे? 2 आएंगे, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा। इससे डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। पहले ही नंबर से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना 1 एंड 2, तो 1 से ही हो गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ऐसे हम कोई भी नंबर अगर हमको दिया है रहे, उसको हम चेक कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। आइए अब हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक में हम देखेंगे जो कंपोजिट नंबर होते हैं। अभी हमने जाना कंपोजिट नंबर किसे बोलते हैं। तो जो कंपोजिट नंबर होते हैं इसको हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स में, जो क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। यानी हर कंपोजिट नंबर का अपना प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा, अलग अलग कंपोजिट नंबर का अलग अलग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होगा। जैसे हम एग्जांपल देखें, हम 12 को कैसे, 12 भी जाए कंपोजिट नंबर, 12 को हम 2 × 2 × 3 करेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1 लिखेंगे। हमने क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में एक्सप्रेस कर दिया। हमने दूसरा नंबर लिया 46, ये क्या होगा? 2 × 23, ये भी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है। एक और नंबर ले लेते हैं 60, 2 × 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, ये क्या होगा? 2 की पावर 2 × 3 × 5। इसको भी हमने क्या किया? यूनिक है ना सभी, ये सभी क्या है? यूनिक है, सब आपस में अलग हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हमने इसको भी क्या किया? ब्रेक कर दिया। तो कंपोजिट नंबर जो होते हैं उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम किसमें? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में। और वो सभी प्रोडक्ट क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। इसके बाद हम एक टॉपिक और देख लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये जो हमने अभी किया ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही है, जो आपके सिलेबस में है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इधर आपको साइड में नोट भी दिख रही होगी, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक लिखा होगा, अब उसको देख सकते हैं। तो मैं ऐसे समझाने के लिए आपको लिख दे रहा हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे तो यहीं पर जैसे मैं, ये सब प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। तो अभी जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर 32 का मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करूँगा? तो पहला मेथड तो क्या है? ऐसे ही हम डायरेक्ट कर दें। तो डायरेक्ट निकालने के लिए भी एक बुक में RS अग्रवाल में ट्री मेथड दिया हुआ है, वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले मेथड हम कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? नॉर्मली डिवाइड बना लेंगे। यहाँ क्या होगा? 16, सबने सीखा होगा ऐसे, 8 2 4 2 1। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 की पावर 5। इसका क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अगर हम इसी को ट्री मेथड से करते हैं तो हम क्या करते हैं? 32 यहाँ लिख लेते हैं। पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 इज स्मॉलेस्ट, यहाँ बचा 16, इसको हमने गोला कर दिया। ये तो अब टूटेगा नहीं, प्राइम नंबर को तो टूटता नहीं है। 16, इसको भी 2 8, इसको कर दिया। फिर 8 को किया 2 4, इसको कर दिया। 4 को करेंगे डिवाइड, 2 × 2
ये भी होगा, ये भी होगा। यानी यहाँ पर हमने देखा 32 का क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी 2 की पावर 5। तो ये हमने क्या सीखा, हम ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए तब तक। अब हम देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर एक वर्ड निकल के आता है फैक्टर। सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे पहले हम जानेंगे मल्टीपल किसे बोलते हैं, उसके बाद हम देखेंगे एलसीएम क्या होता है। तो अगर हम फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर्स आर दोज नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड दैट नंबर हुज इट इज फैक्टर। जैसे हम यहाँ पर एक ले लेंगे 12, एक नंबर ले लिया 12, तो 12 को ऐसे कौन कौन से नंबर है जो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। तो हम कहेंगे 1 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा, 4, 6 एंड 12। तो ये जो नंबर आए 1 2 3 4 6 12, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ये पूरे नंबर जो फैक्टर्स है, ये 12 को क्या करेगा, कंप्लीटली क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जब हम बात करेंगे मल्टीपल की, तो किसी भी, जैसे हमने यहाँ 12 का हमको मल्टीपल निकालना है, तो 12 का मल्टीपल क्या होगा, उतने टाइम्स हम बढ़ाते जाएं। तो 12 हो गया, 12 2 जा 24। ये किसी का भी टेबल जो है उसका मल्टीपल होता है। 24, 36, 48, 60, दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 12। इनफिनाइट तक जाएगा, जहां तक आप मल्टीप्लाई कराते जाइए वहां तक मल्टीपल निकलता जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कैसा फैक्टर, कॉमन तो रहे बट वो सबसे बड़ा रहे। क्या रहे, सबसे बड़ा रहे, उसी को क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लें, 12 एंड 16। तो अभी 12 के फैक्टर में निकाला हूं, ऊपर लिखा हुआ 1 2 3 4 6 12। और 16 के फैक्टर निकालिए। कौन कौन सा नंबर डिवाइड करेगा, 1 भी करेगा, चलिए 2 भी करेगा, गुड। और कौन सा करेगा, 4, ठीक है 4 भी करेगा, फिर 8 करेगा और 16 करेगा। तो अब इन दोनों नंबरों में हम देखेंगे ऐसा कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा है और दोनों में कॉमन फैक्टर है। तो हम देखेंगे 1 भी कॉमन फैक्टर है ना, 2 भी कॉमन फैक्टर है, बट सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। सबसे बड़ा कौन सा है, 4 है। इसीलिए एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी यहां से हमको क्या समझ में आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कोई भी अगर किसी भी नंबर का हमको फैक्टर निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, तो उसमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा वही उसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, समझ में आया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे है हमारे पास 18 एंड 24। 18, अब डायरेक्टली मैं आपको निकालना सिखाता हूं। 18 को डिवाइड करिए, क्या क्या डिवाइड होगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, 9 से और 18 से जाएगा। 24 को करते हैं, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 6 से जाएगा, देन 12 से जाएगा, 24 से। तो इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है, 6 है, जिससे दोनों जा रहे हैं। इसका मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम देखते हैं एलसीएम किसे बोलते हैं। तो मल्टीपल तो आप समझ गए, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम का फुल फॉर्म है। मल्टीपल तो समझ गए, किसी का भी टेबल या उसके टाइम्स को क्या बोलते हैं, हम मल्टीपल बोलते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब एचसीएफ में अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था, तो यहाँ सबसे छोटा मल्टीपल है। और जैसे हम यही एग्जांपल ले लें 12 एंड 16 का, तो इन दोनों का सबसे छोटा मल्टीपल। अब मल्टीपल समझ रहे हैं, 12 का मल्टीपल क्या होगा, 12, 24, 36, 48, 60 एज ऑन। और 16 का क्या होगा, 16, 32, 48, देन 64 एज ऑन। तो यहाँ हम सबसे छोटा देखें, हमको आगे नहीं जाना कि हाईएस्ट देखना, हाईएस्ट तो पता नहीं कितना होगा, हमको सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे लीस्ट देखना है। सबसे लीस्ट हमको क्या मिल गया, 48। यानी हमको 12 और 16 के टेबल में सबसे
छोटा लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा मिला 48, इसका मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा ऑफ 12 एंड 16 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा। और इसका दूसरा मेथड भी है, कैसे हम डायरेक्ट निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया 12, ये 16, हमने 2 से डिवाइड किया 6 8, यह सबको आप सभी को आता होगा। 3 4 3 2 से करेंगे बहुत नीचे चला जाएगा 2 3 2, फिर यहाँ से देख रहे हैं ना मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इसका भी क्या आएगा 48 आएगा। 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 2 जा 48। तो ये हम समझ गए एचसीएफ और एलसीएम किसको बोलते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। और इन दोनों में एक रिलेशन भी होता है, उसको भी हम देखे ले रहे हैं कि एचसीएफ एलसीएम और जो दिए हुए टर्म्स होते हैं उनमें क्या रिलेशन होता है, उसके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। आपकी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन हैं, उसको हम देखे ले रहे हैं। इसको नोट डाउन करते रहिए तब तक। अब हम रिलेशन देखेंगे एचसीएफ एलसीएम और टर्म्स के बीच में। अगर हम लेट कर लें ए एंड बी द टर्म्स, ए और बी द गिवन टर्म्स, कोई दो दिए हुए टर्म्स हैं, तो हमारा जो एचसीएफ होगा इन दोनों टर्म का, एलसीएम होगा इन दोनों टर्म का, उन दोनों का प्रोडक्ट इन टर्म्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी प्रोडक्ट ऑफ द टर्म इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दैट टर्म्स। हम एग्जांपल्स देख लें, ये हमारा आज का लास्ट का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। एग्जांपल ले लें, फाइंड, हमको एचसीएफ फाइंड करना है ऑफ 12 एंड 24 where LCM is 24। हमको एचसीएफ फाइंड करना है 12 और 24 का, जहां पर एलसीएम दिया हुआ है इन दोनों टर्म्स का 24। तो हमको पता है क्या होता है, एचसीएफ ऑफ 12 एंड 24 किसके बराबर होगा, इन दोनों टर्म के प्रोडक्ट अपॉन एलसीएम और 12 एंड 24 का एलसीएम दिया भी हुआ है, मैं ऐसे लिखे दे रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। अब आप सोच रहे हो कि एलसीएम नीचे कैसे चला गया, इधर अगर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जब कोई मल्टीप्लाई का जाता है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया 12 इंटू 24 अपॉन एलसीएम 24 दिया हुआ है, कट गए, आंसर कितना आया 12 आया। तो हमारा एचसीएफ कितना होगा 12 होगा। होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा सब कुछ। अब यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम जो भी दिखा था आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको, यहीं पर आपको शो हो रहे होंगे, उसको आपको घर में लगाना है। और नेक्स्ट क्लास में जब मैं आऊँगा, नेक्स्ट क्लास आपकी जब भी होगी, कल परसों जब भी अपलोड करूंगा मैं, तो उसमें जो है आपके उन क्वेश्चंस के सलूशन रहेंगे और आगे का जो 1.1 है और 1.2 है उसको मैं सॉल्व कराऊंगा। ज्यादातर थ्योरी पोर्शन जितना था इस वीडियो में कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इरेशनेबिलिटी को हम चेक करेंगे, और यहाँ पर आपको होमवर्क दिख रहा होगा, जो मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इसको आप सॉल्व करिएगा। होप आपको आज की क्लास समझ में आया होगा, जितना भी मैंने पढ़ाया है, नोट्स भी आपने पूरे किए होंगे। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।